हमारी गैलेक्सी का केंद्र धूल की मोटी परतों से ढका हुआ था, पर राइनहार्ड गेंजेल नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने उस धुएं और धूल के पीछे देखने का रास्ता खोज लिया था। दिक्कत ये है कि हम मिल्की वे पर बैठे हैं और गैलेक्टिक सेंटर इसी गैलेक्सी के उसी सेम तल पर फैली हुई है जहां हम रहते हैं। हमारे और दूसरे तारों के बीच काफी धूल और गैस है, जिस कारण हम उन्हें देख नहीं पाते, मगर लंबी वेवलेंथ पर यह धूल उतनी कारगर नहीं होती। ये लाइट वेव उस धूल के गुब्बारे को अच्छी तरह से भेज सकती है, मगर दिक्कत ये है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर को भेदने में सक्षम नहीं है। इसलिए राइनहार्ड गेंजेल ने इसके लिए चिली के अटकामा रेगिस्तान को चुना, जो पृथ्वी की सबसे गर्म और सूखी जगहों में से एक है। 1992 की शुरुआत में वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अपने साथियों के साथ इस रहस्य को उजागर करने की यात्रा पर निकल पड़े कि आखिर मिल्की वे के केंद्र से अजीब आवाज क्यों आ रही है। बल्कि हमने मिल्की वे के केंद्र में सितारों की एक मोटी परत पाई और मिल्की वे के इसी केंद्र पर हमें शक हुआ कि शायद वहां कुछ है जिसकी वजह से वो आवाज निकल रही थी। राइनहार्ड को लगता है कि ब्लैक होल ही असल में ग्रेविटी के लिए खूबसूरत सेंटर का काम कर रहा है। इसके आकर्षण से करोड़ों तारे उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने एक लंबी यात्रा पर चलने की ठानी, जिसमें हर साल वो तारों के उन समूह के कई सारी पिक्चर्स लेते थे जो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ी टीम बनाई जिसमें उनके साथी एडॉप्टिव ऑप्टिक्स जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके इन दूर स्थित तारों से मिले इतने सारे डेटा को हैंडल करते थे और उनकी तस्वीरों को बेहतर बनाते थे। तो अगर आप एक नॉर्मल टेलीस्कोप से गैलेक्टिक केंद्र को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ऐसी तस्वीरें मिलेंगी। एडेप्टिव ऑप्टिक्स की हेल्प से आप दाहिनी ओर मौजूद इन खूबसूरत तस्वीरों को देख सकते हैं। ये दोनों तस्वीर असल में समान ही है। बाईं तरफ वो धुंधली है मगर दाहिनी तरफ से साफ नजर आ रही है। और वर्षों की मेहनत से उन्हें कमाल का पैटर्न बनता नजर आया, जिसमें ये सितारे बेहद तेजी से तितर बितर हो रहे थे। और इस तरह की घटना जिसमें पहले दर्जन भर फिर 20 से 30 तारे एक साथ एक केंद्र में आपस में आसपास चक्कर लगा रहे हों, वो किसी एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार देखा था। तो क्या वो ब्लैक होल के होने का पहला सबूत था? और अगर हाँ, तो क्या उनमें से एक हमारी ही गैलेक्सी के बीचों बीच मौजूद है? आप किसी ऐसी चीज के अस्तित्व को कैसे समझाएंगे जिसे आपने कभी देखा ही नहीं है? और ब्लैक होल उन्हीं में से एक चीज है। इसमें से तो लाइट भी पार नहीं जा सकती, मगर आपके पास ग्रेविटी है। आप अब हमारे सोलर सिस्टम की कल्पना कीजिए, जिसमें आज ग्रह सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। दूर स्थित ग्रह धीरे और पास वाले तेजी से चक्कर लगाते हैं। अब अगर आप केंद्र से सूरज को गायब कर दें तो उसकी ग्रेविटी के असर से भी ये घटना चलती रहेगी, और हम यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ तारे हैं और ये वो केंद्र है जहां रेडियो सोर्स मौजूद है, जिसे हम ब्लैक होल मान रहे हैं। ये एक सितारा है जिससे ऑर्बिट को हम 15 सालों से ट्रेस कर रहे हैं। इस सितारे को S2 कहा जाता है, जो एक जबरदस्त गति से मूव हो रहा है। और जैसे जैसे ये डार्क ऑब्जेक्ट के केंद्र की तरफ आता जाता है, वैज्ञानिक इसकी स्पीड को लगभग 15 मिलियन माइल्स पर आवर की बता रहे हैं। हम समझ चुके हैं कि इस डार्क ऑब्जेक्ट के केंद्र में कोई चीज है, शायद रेडियो सोर्स है, जिसमें कई मिलियन सितारों जितनी एनर्जी है, और वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से मिलती जुलती है, वो है ब्लैक होल। राइनहार्ड गेंजेल ने ब्लैक होल्स को समझ सकने वाली एक डिस्कवरी की है, लेकिन उनकी टीम ने एक ऐसी चीज की भी खोज की है जिसने अपने जीवन काल में कई लाख तारों को निगला है। एस्ट्रोनॉमर्स उसे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी खोज के बाद भी ये सिर्फ इन अजीब रहस्यों की शुरुआत भर है। अभी आगे तो हम ब्लैक होल की इनसाइड स्टोरी समझेंगे। हमें ये जानना है कि उन तारों, प्लैनेट्स और लोगों के साथ क्या होता है जो उनके करीब जाते हैं। कोई टेलीस्कोप कभी भी किसी ब्लैक होल के अंदर नहीं देख पाएगी। ये जानने के लिए कि वो कैसे काम करते हैं, हमें देखने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना होगा।
हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन रहा है जो बिल्कुल अदृश्य है, मगर उसका भार 40 लाख तारों जितना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हर गैलेक्सी ने अपने केंद्र में एक सुपर मासिव ब्लैक होल मौजूद रखा हुआ है। तो वो क्या है? वैज्ञानिक इन्हें एक कॉस्मिक टाइम मशीन मानते हैं या एक पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता भी समझते हैं। लेकिन कई वैज्ञानिक इससे अलग राय रखते हैं और कहते हैं कि ये उस दुनिया का रास्ता है जहां बहुत बड़ा और बहुत छोटा आसानी से पहचाना जा नहीं सकता, जहां सच और भ्रम दोनों समान हैं।